Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic bolted connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed in detail an introduction to IS 800-2007 where we discussed various clauses of the code, bolted connections, pitch, gauge, edge and end distances, patterns of bolting, types of bolted joints, types of bolts, that is ordinary and HSFG bolts, and shear capacity of bolts. In this lecture, we'll be discussing bearing capacity of bolts and tension in bolts. So let's start with bearing capacity of bolts. Clause 10.3.4 जो है वो bearing capacity of the bolt को describe करता है. तो वो क्या बोलता है? The design bearing strength of a bolt on any plate VDPB as governed by the bearing is given by VDPB is equal to VNPB divided by gamma MB. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी बोल्ट की अगर आप स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कैसे आएगी, या तो आप उसकी शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट आप शेयर स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करेंगे, आप बेयरिंग स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करेंगे, फिर इनमें से जो भी लीस्ट वैल्यू होगी उस लीस्ट वैल्यू को आप बोल्ट की स्ट्रेंथ मान लेंगे. तो आपने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. लास्ट लेक्चर में हमने शेयर कैपेसिटी कैलकुलेट करी थी, इस लेक्चर में हम बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे. तो बेयरिंग कैपेसिटी के लिए वो बोलता है कि द डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ को किससे डिनोट कर रहा है? VDPB. तो VDPB जो है उसका फॉर्मूला है VNPB डिवाइडेड बाय गामा MB. गामा MB क्या है? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और वो क्या है? इट इज इक्वल टू 1.25 और गिवन है टेबल 5 में. अब हमारे पास है VNPB. VNPB क्या है? नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट. तो नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट क्या है? इसको कोड डिफाइन करता है 2.5 kbdt इंटू FU. तो VNPB एक और टर्म उसने यूज करी है कोड ने. अब कोड बोलता है कि आप पहले नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालें. अगर आपकी नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ जो भी वैल्यू आती है आप उसको डिवाइड कर दे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से. जब आप डिवाइड कर दोगे तो मतलब वो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर VNPB मेरे पास 100 आता है और उसको मैं 1.25 से डिवाइड कर देती हूँ तो जो वैल्यू होगी वो लेस देन 100 होगी. इट इज इक्वल टू 80. तो क्या हो जाएगा? आपका जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो हमने क्या कर दी? रिड्यूस कर दी. तो नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं और उसको जो डिजाइन के लिए यूज करते हैं बेयरिंग कैपेसिटी उसमें हम उसको रिड्यूस करके यूज करते हैं. तो यहाँ पे एक एक करके टर्म्स देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स है VNPB को कैलकुलेट करने के लिए. तो सबसे पहले तो है 2.5. 2.5 क्या है? कांस्टेंट है, वही रहेगा. अब आती है बारी KB की. तो KB के लिए कोड बोलता है KB इज द स्मॉलर ऑफ E अपॉन 3D0, P अपॉन 3D0 माइनस 0.25, FUB अपॉन FU और 1. तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो E अपॉन 3D0 आप कैलकुलेट करेंगे. पहले तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर आप P अपॉन 3D0 माइनस 0.25 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर आप FUB अपॉन FU की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर आप 1 भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि इन चारों वैल्यूज में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है. जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? KB की वैल्यू हो जाएगी, और फिर उस KB को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये टर्म्स देखते हैं. E क्या है? एंड डिस्टेंस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है. पिच भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, उसको डिनोट कर रहा है P से. तो E एंड डिस्टेंस है, P इज पिच डिस्टेंस ऑफ द फास्टनर अलोंग बेयरिंग डायरेक्शन. ये हम कर चुके हैं. D0 क्या है? डायमीटर ऑफ द होल. कुछ जगह D0 यूज किया गया है, कुछ जगह DH यूज किया है. तो अगर आपके पास D0 या DH हो तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है? डायमीटर ऑफ द बोल्ट. तो आप टेबल 19 यूज करेंगे. टेबल 19 की हेल्प से आप स्टैंडर्ड क्लियरेंस ऐड करके या जो भी क्लियरेंस है ऐड करके आप D0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर आती है FUB. अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोड ने सबस्क्रिप्ट लगा दी है B की भी. FUB. FUB मीन्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट, या फिर आप बोल सकते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द
बोल्ट जो आप कहाँ से निकालेंगे, क्लास ऑफ द बोल्ट से। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, 4.6 है अगर आपकी क्लास ऑफ द बोल्ट, तो आपका FUB की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 400, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है FU। FU इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द प्लेट। तो FU क्या है, या स्ट्रेस यूज कर सकते हैं या फिर आप वर्ड स्ट्रेंथ भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी स्टील आपको दिया होगा, आपको उसका ग्रेड दिया होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्लेट है ये इस ग्रेड की है, इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी होगी। सो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, तो FUB अपॉन FU की आप रेशो निकालेंगे, वो वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है D। अगर सिंपल D हम यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है, दैट इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो D क्या है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। FU अगेन इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट ऑफ द प्लेट। अब देखते हैं T। So T is the summation of the thicknesses of the connected plates experiencing bearing stress in the same direction, or if the bolts are countersunk, the thicknesses of the plate minus 1/2 of the depth of the countersinking। तो अभी हम सिंपल बोल्ट्स की बात करेंगे। जब हम सिंपल बोल्ट्स की बात कर रहे हैं तो कोड बोलता है इट इज द समेशन ऑफ थिकनेसेस, पर यहाँ पे हिडन मीनिंग है, कोड डायरेक्टली आपको नहीं बता रहा है। सो हमने क्या नोट करना है कि T जो है, T is the least of the thicknesses of main plates and sum of cover plate thicknesses। तो इसका क्या मतलब है, हम हर एक जॉइंट के लिए समझते हैं। तो जब मैं लैप जॉइंट की बात करती हूँ, तो लैप जॉइंट में हम देख सकते हैं कि कवर प्लेट नहीं है, तो बोलता है कि T इज द लीस्ट ऑफ द थिकनेसेस, सबसे कम लेनी है आपने थिकनेस किनके बीच में, मेन प्लेट की जो थिकनेस है और सम ऑफ द कवर प्लेट्स की जो थिकनेस है। तो सबसे पहले तो आप अगर लैप जॉइंट देखें तो यहाँ पे हम कवर प्लेट यूज नहीं कर रहे हैं, तो कवर प्लेट तो नहीं है। तो मेन प्लेट्स में जो लीस्ट थिकनेस है, अगर आप देखेंगे तो हमें देख के पता चल रहा है कि T1 जो है वो छोटा है किससे, T2 से। तो हमारे इस केस में जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में यूज करना है T, तो ये T की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू T1, क्योंकि हमने क्या यूज करना है, लीस्ट थिकनेस यूज करनी है मेन प्लेट्स या फिर सम ऑफ कवर प्लेट्स से। तो लैप जॉइंट में कवर प्लेट नहीं है, तो T क्या वैल्यू होगी, इक्वल टू T1। अब आते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट पे। तो सिंगल कवर बट जॉइंट में आप देख सकते हैं एक कवर प्लेट है जिसकी थिकनेस हमने बोल दी है इक्वल टू TC, और दो प्लेट्स हैं जिनकी कवर थिकनेस हमने बोल दी है T1 और T2। हम देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो TC जो है वो छोटा है, T1 से छोटा है और T2 से छोटा है। इसमें अरेंजमेंट डिफरेंट भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। तो TC क्या है, सबसे छोटा है। अब क्या बोला गया है, मेन प्लेट्स की थिकनेस है तो कवर प्लेट की थिकनेस का सम। सम अब वर्ड हम कैसे यूज करें, यहाँ पे तो कितनी कवर प्लेट्स हैं, एक ही कवर प्लेट है। तो TC क्या हो जाएगा, TC आप कैलकुलेट करें, TC की वैल्यू कितनी है, देखें T1 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू कितनी है, और इनमें से क्या ले लें, लीस्ट वैल्यू ले लें। तो लीस्ट वैल्यू यहाँ पे हमें देख के क्या पता चल रहा है, कितनी है, इक्वल टू TC। तो आपकी इस केस में क्या हो जाएगी, T की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू TC। अब अगर हम डबल कवर बट जॉइंट देखें, तो डबल कवर बट जॉइंट में हमारे पास दो कवर प्लेट्स हैं और उनकी थिकनेसेस हमने डिफरेंट ली हैं। तो और दो प्लेट्स भी ली गई हैं, मेन प्लेट्स, जिनकी थिकनेसेस अभी फिलहाल के लिए हमने क्या ली है, सेम ली है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक TC1 है और क्या है, TC2। अब ये मैं सम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है सम ऑफ कवर प्लेट्स। तो आप इन दोनों कवर प्लेट्स का सम कीजिए, आप चेक कीजिए नेक्स्ट T1 और T2 से, और चेक कीजिए कि कौन सी वैल्यू मिनिमम आ रही है। अगर हम इनको वैल्यूज दे दें, इसको 8 mm बोल दें, इसको 10 mm बोल दें और इनको 12 mm बोल दें, तो TC1 प्लस TC2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 18 mm। T1 और T2 की वैल्यू कितनी है, 12 mm। तो यहाँ पे हमारे पास लीस्ट वैल्यू क्या रहेगी, लीस्ट वैल्यू इज इक्वल टू, लीस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 12 mm। तो यहाँ पे T की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 12 mm। तो इस तरीके से हम T को कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटी अब बोलता है
द बेयरिंग रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द स्लॉट्स इन स्लॉटेड होल्स। तो पहले तो डिस्कस करते हैं व्हाट आर स्लॉटेड होल्स। अगर आप देखें तो ये एक परफेक्ट सर्कल है। ये कैसा होल है? स्टैंडर्ड होल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो बोल्ट है उसका डायमीटर कितना है? 16 mm है। तो आपने जो ये सर्कल बनाया है या होल बनाया है, ये कितने mm का बनाया है? 18 mm का बनाया है एज पर टेबल 19। तो यहाँ पे 16 + 2 किया है। पर जब आप ओवरसाइज्ड होल बना रहे हो तो आप ज्यादा क्लियरेंस ले रहे हो। तो हमने कितने की क्लियरेंस ले ली? 4 की क्लियरेंस ले ली। और जो इसका डायामीटर है वो डायामीटर कितना हो गया? 20 mm। वैसे ही ओवरसाइज होल में आपने क्या कर दिया? डायामीटर स्लाइटली इंक्रीज कर दिया। अब जब स्लॉटेड है तो स्लॉटेड में आप देख सकते हैं कि एक डायमेंशन ज्यादा है और दूसरी डायमेंशन कम है। तो यहाँ पे तो डायमेंशन कितनी है? स्टैंडर्ड क्लियरेंस वाली ही है, 16 + 2 ही है रेड वाली डायमेंशन। पर जो ग्रीन वाली डायमेंशन है वो काफी लंबी है और उसमें कितनी क्लियरेंस ली गई है? 16 + 6। तो इसको क्या बोला जा रहा है? शॉर्ट स्लॉटेड, SSL। तो ये शॉर्ट स्लॉटेड बोल्ट है। वैसे ही अगर आप नेक्स्ट बोल्ट देखेंगे तो जो ग्रीन डायमेंशन है यहाँ पे भी वो बहुत ज्यादा बड़ी है। उसमें क्या लिया गया है? 40 mm की डायमेंशन ले ली है। और जो रेड डायमेंशन है वो छोटी है। कितनी है? स्टैंडर्ड क्लियरेंस कितनी है? 16 + 2। यहाँ पे उसने 2.5 × 16 कर दिया है। जो भी डायमीटर ऑफ द बोल्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस टाइप के होल को क्या बोला जाएगा? लॉन्ग स्लॉटेड होल। तो जब आप डिफरेंट स्लॉट्स की बात करते हैं तो उस केस में बेयरिंग रेजिस्टेंस जो है वो स्लाइटली बदल जाएगी। तो कोड क्या बोलता है? The bearing resistance in the direction normal to the slots in slotted holes of bolts in holes other than standard clearance holes may be reduced by multiplying the bearing resistance obtained as above। तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट करना सीखा था VNPB। तो वो कह रहा है कि अगर आप बेयरिंग रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द स्लॉट्स। तो स्लॉट का डायरेक्शन कौन सा है? स्लॉट का डायरेक्शन तो ये है। तो अगर आप बेयरिंग निकाल रहे हैं इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल रहे हैं स्लॉट के, अगर आप बेयरिंग रेजिस्टेंस, तो उस केस में आपको बेयरिंग रेजिस्टेंस को क्या करना होगा? रिड्यूस करना होगा। कैसे रिड्यूस करेंगे? बाय अ फैक्टर। फैक्टर क्या? अगर आपके पास ओवरसाइज बोल्ट्स है तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं OVS, तो ओवरसाइज बोल्ट्स है तो आप क्या फैक्टर यूज करेंगे? 0.7। अगर लॉन्ग स्लॉटेड बोल्ट है, LSL है, तो आप क्या करेंगे? VNPB उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.5 से। जो हमने लास्ट स्लाइड में वैल्यू कैलकुलेट करी थी उसको आप रिड्यूस कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद दीज फैक्टर्स, जैसा भी होल आप यूज कर रहे हैं। तो OVS के लिए भी यही है और शॉर्ट स्लॉटेड के लिए भी यही है। तो SSL के लिए भी यही फैक्टर यूज हो रहा है। तो आपने ध्यान देना है कि जब आप क्लियरेंस यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए सेफ रहता है, क्योंकि हम चूज करते हैं, या क्वेश्चन में मोस्टली हमें कौन सी क्लियरेंस दी होती है? स्टैंडर्ड क्लियरेंस। क्योंकि जैसे ही आप ओवरसाइज, शॉर्ट या लॉन्ग स्लॉटेड होल्स यूज करते हैं तो आपकी जो नॉमिनल स्ट्रेंथ है, बेयरिंग स्ट्रेंथ है, वो क्या कर जाएगी? रिड्यूस कर जाएगी। The block shear of the edge distance due to bearing force may be checked as given in 6.4। तो जब हम 6.4 क्लॉज डिस्कस करेंगे तब हम ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट्स। तो टेंशन कैपेसिटी का क्या मतलब है? अगर आपका ये बोल्ट है तो हो सकता है कि फोर्स इस तरीके से एक्ट करी है कि बोल्ट में क्या प्रोड्यूस हो जाए? टेंशन प्रोड्यूस हो जाए। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि शेयर और बेयरिंग से बोल्ट क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस दे रहा है। पर ऐसा ना हो कि उसके ऊपर जो टेंशन एक्ट करी है बोल्ट उसी टेंशन में फेल कर जाए। तो हमें टेंशन के लिए भी बोल्ट को क्या करना होता है? चेक करना होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या डिजाइन करते हैं। सो a bolt subjected to a factored tensile force TB shall satisfy। तो factored tensile force कितनी है? TB। अब factored हमें पता है, जो भी tensile force act कर रही होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अगर मैं इसको tensile force बोलूं सिंपल, तो आपके पास factored tensile force किस में आ जाएगी? TB आएगी बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1.5।
तो वो बोलता है कि जो आपकी फैक्टर टेंसाइल फोर्स है वो किससे कम होनी चाहिए, आपकी डिजाइन टेंसाइल फोर्स से कम होनी चाहिए, TDB। तो डिजाइन टेंसाइल फोर्स से कम कैसे होगी वो आपको इंश्योर करना है। तो TDB कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप नॉमिनल टेंसाइल फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल से डिवाइड कर देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू 1.25। और कहाँ से मिलती है हमें, टेबल 5 से। सो TNB हमें पता चल गया है, नॉर्मल टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए कोड ने बोला है 0.9 FUB is ultimate tensile stress of the bolt into AN। अगर आपको याद हो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था AN कैसे कैलकुलेट करते हैं। AN is the net tensile stress area as specified in the appropriate Indian standard for bolts where the tensile stress area is not defined। AN shall be taken as area at the bottom of the threads या फिर root of the threads। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हम AN को ले सकते हैं इक्वल टू 0.78 π/4 d स्क्वायर। तो ये AN हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये जो ये वैल्यू है टेंसाइल स्ट्रेस के लिए वो बोलता है कि दिस वैल्यू शुड बी लेस देन FYB ASB इंटू गामा MB अपॉन गामा M नॉट। तो FYB क्या है, FYB इज द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट। यील्ड स्ट्रेस भी हमें पता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे क्लास ऑफ द बोल्ट दिया हो तो ये जो ये लैटर पार्ट है, जो पीछे का पार्ट है 0.6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे, 400 से, और मेरे पास क्या आ जाएगा 240। दैट विल बी इक्वल टू FYB। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कैलकुलेट करना सीख लिया है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस एंड यील्ड स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट यूजिंग द क्लास ऑफ द बोल्ट। कौन सी क्लास है बोल्ट की। अब ASB क्या है, ASB इज द शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट क्या है, π/4 इंटू d स्क्वायर। सो आई कैन राइट ASB इज इक्वल टू π/4 इंटू d स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, FYB इंटू ASB उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, गामा MB, और डिवाइड किससे करेंगे, गामा M नॉट। गामा M नॉट किसके इक्वल है, गामा M नॉट इज इक्वल टू 1.1। ये अगेन कहाँ से आया है, टेबल 5 से आया है, और ये होता है मटेरियल रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग। तो ये हम टेबल 5 में रिफर करके गामा MB और गामा M नॉट की वैल्यूज दे सकते हैं, और आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंशन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर आपका बोल्ट जो है वो शेयर को भी सब्जेक्टेड है और टेंशन को भी सब्जेक्टेड है, मतलब बोल्ट जो है उस पे दो फोर्सेस एट द सेम टाइम एक्ट कर रही हैं। एक तो टेंशन एक्ट कर रहा है, टेंसाइल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और दूसरे साइमल्टेनियसली क्या एक्ट कर रहा है, यहाँ से ये इस तरीके से शेयर फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं जो इस बोल्ट को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे हमने क्लॉजेस में देखा, आप VSB मतलब शेयर फोर्स, डिजाइन शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और फैक्टर्ड शेयर फोर्स आपके पास है, VSB फैक्टर्ड शेयर फोर्स है, VDB डिजाइन शेयर कैपेसिटी है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कैलकुलेट करना, वो आप कैलकुलेट करेंगे, उसका स्क्वायर प्लस फैक्टर टेंसाइल फोर्स TB अपॉन डिजाइन टेंशन कैपेसिटी, जो हमने लास्ट स्लाइड में चेक किया, सीखना कैलकुलेट करना, तो वो उसका स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स की जो स्क्वायर है उसका सम किससे कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। अगर वो 1 से कम है तो मतलब आपका जो बोल्ट है वो सेटिस्फाई कर रहा है और वो फेल नहीं होगा। A bolt required to resist both design shear force and design tensile force at the same time shall satisfy this condition। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो भी आपके बोल्ट में टेंशन और शेयर एक्ट कर रहा है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब आपका बोल्ट क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, और आपको कोई और क्लास का या और कोई टाइप का बोल्ट यूज करना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी डिटर्मिन कि अगर शेयर और टेंशन दोनों एक्ट कर रहे हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि हम सेफ है, हमारा बोल्ट सेफ है कि नहीं। So this brings us to the end of the lecture. We discussed the bearing capacity of the bolt, tension capacity of the bolt, and combined shear and tension occurring in a bolt.
I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.